सो एल्काइल हैलाइड के बैक क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन में कन्वर्जेंस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट करने के क्वेश्चंस हैं, तो उसको करने से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन बताऊं आपको, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं। देखो, अगर मैं पूछूं आपसे CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन में, चलो मैं यहाँ पे Cl लेता हूँ, इसकी रिएक्शन में एक्वस KL से कराऊँ तो सबको पता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH। और अगर मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराऊँ तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो एक्वस KOH, यहाँ पे KOH इन वाटर, पहले में फर्स्ट रिएक्शन में KOH इन वाटर था और सेकेंड में KOH इन एल्कोहल। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम करते हैं तो इट फेवर एलिमिनेशन। तो ये सॉल्वेंट जो होता है, ये जो मिक्सचर है, इट फेवर एलिमिनेशन, क्योंकि एल्कोहल इज लेस पोलर देन वाटर, और ये जो होता है इट फेवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तभी इसमें देखो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, Cl रिप्लेस बाय OH। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं CH3 Cl की रिएक्शन KCN से कराऊं, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3CN प्लस CH3NC। शायद मैंने लास्ट वीडियो में इस तरह क्वेश्चन बता रखे, मुझे याद नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। CH3Cl प्लस KCN, CH3CN प्लस CH3NC। अब बताना इसमें कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, ये दो प्रोडक्ट क्यों बने पहले ये समझना। जो Cn माइनस है, Cn माइनस, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस चार्ज, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, 5 + 3 8, 4 + 1 + 3 8 हो गया। तो इस ये जो है एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, इट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। वाई एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब है, और ये क्यों एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इस साइड से भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है और कार्बन की साइड से भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, बट एट ए टाइम या तो ये कार्बन से अटैक करेगा या तो एन साइड से अटैक करेगा। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू साइड टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल या विच हैज टू साइड टू अटैक। ठीक है, तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स which have two sides to attack to act as a nucleophile। बट एट ए टाइम वो एक ही साइड से अटैक करते हैं। ओके, इसलिए इसमें जो अटैक है C साइड से भी हो सकता है, N साइड से भी हो सकता है। तो बताओ बच्चों, कोई भी आंसर कर सकता है इसका कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है। इसका नाम क्या, मिथाइल साइनाइड, इसका नाम क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। विच वन इज ए मेजर प्रोडक्ट, टेल मी एनीवन। मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। रीजन क्या है इसका,
इसका रीजन क्या मिथाइल साइनाइड क्यों मेजर है? दिस अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो रीजन क्या है इसका? जो KCN है सर स्टेबल रहेगा। हाँ, KCN जो है, अगर एल्कली मेटल जुड़ा होता है किसी कंपाउंड में तो समझ लेना कि वो आयनिक कंपाउंड है, तो इट इज ए आयनिक कंपाउंड। KCN इज अ आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है और इसलिए डिसोसिएट होता है K प्लस एंड CN माइनस में। और अटैक जो होता है मेनली C साइड से होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम mainly from C site as CC bond is more stable। एक तो ये रीजन हो सकता है कि C साइड से अटैक करे CH3 पे, या N साइड से अटैक करे तो C से अटैक होगा क्योंकि यहाँ पे CC बॉन्ड बन रहा है। दिस इज CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। अगर C साइड अटैक होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड। दूसरा रीजन भी हो सकता है, ये तो NCERT की रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि याद करो मैंने एक रूल बताया था कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन में अटैक हो तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्बन या नाइट्रोजन? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन सेंटर इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन नाइट्रोजन, इसलिए कार्बन से अटैक मेनली होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के दो रूल बताए थे, याद करो कि जब डिफरेंट एलिमेंट हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, और जब सेम एलिमेंट हो तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, अगर आपको याद हो तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक मेनली टेक्स प्लेस फ्रॉम C साइड, ओके, एज CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल। तो इसलिए पहली रिएक्शन में मिथाइल साइनाइड मेजर है, ना कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। बट अगर इसी रिएक्शन को मैं करा दूं AgCN से, सिल्वर साइनाइड, तो फिर से दो प्रोड बनेंगे, बट इस बार जो है ये मेजर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड मेजर है। अब इसका रीजन कैसे बताओगे? तो अगर आप लोगों को याद हो कुछ 11 की बात कि Ag का सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कोएन करेक्टर का प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए जो AgCN जो है, AgCN इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। और जब कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो इट विल पार्शली आयोनाइज इनटू Ag प्लस एंड Cn माइनस। सो partially ionize into Ag प्लस एंड Cn माइनस। ये पार्शली आयनाइज होता है Ag प्लस और Cn माइनस में। अब बच्चों बताओ, अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में 5 मॉलिक्यूल आयंस में टूट गए, तो जितने आयंस में टूटे हैं उसमें तो अटैक C साइड से होगा क्योंकि C इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। बट जो आयनों में नहीं टूटा है उसमें कैसे अटैक करोगे? एनीवन? जब ये आयनों में नहीं टूटा तो क्या होगा? तो फिर C साइड तो फ्री नहीं है क्योंकि C साइड से कौन जुड़ा है? सिल्वर। तो फिर अटैक मेनली किससे होगा? N साइड से होगा और ये Cl बॉन्ड लीव करेगा। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये पार्शली आयनों में टूटता है, इसलिए अटैक मेनली N साइड से होता है बिकॉज C साइड इज नॉट फ्री। सो
देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक mainly takes place from n साइट, मीन्स नाइट्रोजन के साइड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है मेनली। समझे बात को? दैट्स वाई यहाँ पर क्या मेजर प्रोडक्ट है? आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। सबको समझ आ गया? इस तरीके के प्रोडक्ट क्वेश्चन और भी हैं जो आपको करने हैं। एक कन्वर्जन बड़ा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है कि CH3CH2Cl से CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे बनाओगे? दैट मीन्स OH से एथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट-1I, ये बनाना है। कैसे बनाओगे? ये कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन में केवल रीजन लिखे जाते हैं। इसका आंसर क्या है? आपको पता है OH इज अ बैड लीविंग ग्रुप, तो इसमें SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए। SOCl2 से OH के प्लेस पे क्या आता है? Cl, यू विल गेट CH3CH2Cl। ठीक है, और उसके बाद जितना पोर्शन जोड़ना हो, क्योंकि अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो जितना पोर्शन जोड़ना हो उसको डायरेक्टली ले लो। देखो 2 स्टेप में करना है तो इतना पोर्शन आप डायरेक्टली ले लो, क्योंकि इतना तो हमको मिल गया है, ये दिस मच और अभी ऐड करना है। तो इस केस में करा दो CH ट्रिपल बॉन्ड C Na के साथ प्लस माइनस। ये आपको सोडियम एसिटाइड है, आपको खुद ही लेना पड़ेगा बिकॉज ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस पर अटैक कराओगे, दिस इज SN2 रिएक्शन, और ये Cl लीव कर जाएगा, NaCl बन गया, और यू विल गेट CH3CH2CH। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, बट डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना हो तो कैसे करोगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कन्वर्ट करना हो तो कोई बता सकता है इसका आंसर? हाउ टू कन्वर्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन इनटू 2 ब्रोमो प्रोपेन? हर्ष? सर हाँ बोलो। सर ये दोनों पोजीशन आइसोमर है दोनों, 1 हाँ हाँ प्रोपेन और 2 प्रोपेन। हाँ जी। तो आइसोमराइजेशन वाली जो रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 यूज करके उससे कर देंगे। अरे आदित्य, लेकिन बेटा वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन केवल कार्बन के लिए होती है। अगर मान लो N ब्यूटेन से 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना हो, कार्बन की पोजीशन करना हो, तो उसके लिए बेस्ट होती है। ये यहाँ पर देखो प्रोपेन सेम है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो कार्बन चेन को जब ब्रांचिंग में करना हो तो उसके लिए आइसोमराइजेशन रिएक्शन करा सकते हो AlCl3 से। तो यहाँ पर AlCl3 वाली रिएक्शन यूज नहीं हो पाएगी। कोई और मेथड बताओ बेटा इसी रिएक्शन से। गरिमा? सर इसका पहले -HX करा देंगे डिहाइड्रोजनेशन बिल्कुल सही। अल्कोहलिक की वजह से,
फिर प्रोपीन बन जाएगा, फिर प्रोपीन का हाइड्रो एलोजिनेशन करा देंगे, वापस HBr डाल देंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वो गुड, मार्कोनिको उससे बन जाएगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखो CH3CH2CH2Br इस ये है, इसकी रिएक्शन करा दो आप। पहले यहाँ डबल बॉन्ड ले आओ एल्कोहलिक के वजह से, एल्कोहलिक के वजह से होता है एलिमिनेशन। प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लें, हेलो एल्केन्स पार्ट 6 में। तो अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा से Br और बीटा से H चला जाएगा, यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके रिएक्शन करा दो HBr। तो परऑक्साइड नहीं लोगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से ही होगा, एंड यू विल गेट CH3CH Br एंड CH3। ये बन गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, हो गया कन्वर्जन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड रिएक्शन है। आप एक टाइम टेबल बना करके एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऑर्गेनिक की धीरे धीरे बेस बनेगा आपका उसी से, और जो मैं करा रहा हूँ उसको भी करना ही है। मैंने एक बात और कही थी आपसे, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। सबको पता है CH3CH2OH की रिएक्शन जब SOCl2 से कराते हैं तो बनता है CH3CH2Cl प्लस SO2 एंड प्लस HCl गैस। आज मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। ऑल्दो ये मैकेनिज्म गिवन नहीं है, डिफरेंट बुक्स में भी गिवन नहीं है, बट बता देता हूँ एक बार कि मैकेनिज्म कैसे होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा इसकी मैकेनिज्म, उसके बाद मैं इसके चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो देखो mechanism of this reaction very interesting। CH3CH2OH प्लस S डबल बॉन्ड O ClCl, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पर डेल्टा प्लस है। ये इस पर अटैक करेगा, पहले ये बॉन्ड टूटता है लेकिन टूटने के बाद ये वापस लौट के आएगा और फाइनली Cl हट जाएगा। तो मैं फाइनली Cl को हटा रहा हूँ, Cl इज गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या बनेगा इससे, CH3CH2O प्लस H S डबल बॉन्ड O Cl और प्लस Cl माइनस जो यहाँ से अटैक करने के बाद हटाया हुआ है। नाउ क्लियर है, ओके। सो यहाँ पर लोन पेयर ने अटैक किया और ये पहले ये बॉन्ड टूटता है एक्चुअल में, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, फिर लौट के आता है और फाइनली Cl हट जाता है। अब जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो Cl माइनस ने क्या किया, इस H प्लस को पिक कर लिया, दैट मीन्स इस बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, CH3CH2O S डबल बॉन्ड O एंड Cl प्लस HCl। देखो HCl गैस बन के आ गई ना। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट में SO2 गैस बनती है, तो क्या करें इसके लिए, इस मॉलिक्यूल की जरा शेप देखना आप। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये sp3 बेंट शेप है और ये sp3 पिरामिडल है। तो मैं इसको अगर अच्छे तरीके से ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ पर मैंने लीनियर ड्रॉ कर दिया जबकि ये लीनियर नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से ड्रॉ करूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा OCH2CH3 राइट, और यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये Cl पिरामिडल शेप Cl लाइक दिस। अब इसके बाद क्या हो, हमें प्रोडक्ट में SO2 गैस बनाना है, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। Cl माइनस ने H प्लस लेकर के HCl बना लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही ये Cl न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर डेल्टा माइनस है और डेल्टा प्लस है। तो इस Cl का इस मॉलिक्यूल के अंदर ही इस पर अटैक होता है, और बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हो। इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि ये इस पर अटैक हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर डेल्टा प्लस है इसलिए अटैक हुआ, तो फाइनली ये बॉन्ड इधर टूट गया,
जब इधर टूट गया तो ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, और ये Cl हट गया इधर से। इसी का नाम होता है बच्चों SNI। SNI समझते हो, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये है SNI कि मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट गया, Cl इसके पास आ गया और O माइनस और यहाँ पे S प्लस, ये बन गया SO2 गैस। तो यू विल गेट CH3 CH2Cl प्लस SO2 गैस, ये बन गया प्रोडक्ट। और इसमें Cl का फ्रंट से जो अटैक हो रहा है इसलिए बोलते हैं रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि ये ऐसा, ये दिस इज नॉट SN2 और दिस इज नॉट SN1 ऑल्सो, क्योंकि कार्बोडाइन तो बना नहीं है, और SN2 इसलिए नहीं है क्योंकि बैक साइड अटैक नहीं हुआ है। ये SNI रिएक्शन है और इसमें क्या हुआ है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। क्यों? क्योंकि CH2 के फ्रंट से ही Cl जुड़ रहा है ज्योमेट्री की वजह से। ठीक है, इस पे एक, जैसे कि याद करो, एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि अगर मैं ये दो कंपाउंड हैं OH, यहाँ पर CH3, ये H है, और यहाँ पे कोई ग्रुप मैंने A लगा दिया, यानी ग्रुप A है यहाँ पर, या D लगा देता हूँ, चलो ये काय सेंटर है। अगर मैं इसकी से कराऊँ, यहाँ पे Cl है, Cl, अगर मैं इसके से कराऊँ OH आयन से, तो क्या बनाते हो प्रोडक्ट, इसमें होता है वाल्टन इन्वर्जन। OH यहाँ पे आ जाता है, H यहाँ पर, CH3 और यहाँ पर D ड्यूटेरियम। बट अगर कोई ऐसी रिएक्शन है, यहाँ पर OH H CH3 ड्यूटेरियम और इसके संग कराओ SOCl2 से, तो जिस OH के प्लेस पे डायरेक्टली Cl आ जाएगा, Cl H CH3 और D, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, OH के प्लेस पे Cl आ गया। ये है SNI रिएक्शन। और अभी मैं इसमें और थोड़ा सा बताऊंगा आपको एक बात, कि अगर यही रिएक्शन CH3 CH2 OH की रिएक्शन SOCl2 से हो और ऊपर कोई बेस ले लो, यहाँ पर बेस ले लिया, लेट दिस बेस इज पायरेडीन PY का फॉर्मूला क्या होता है पता है सबको? पायरेडीन क्या होता है? ये पायरेडीन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, दिस इज अ पायरेडीन। ये बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तब कैसे रिएक्शन करोगे? इस बेस के आने से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इस बेस के आने से ये होगा, पहला स्टेप क्या था याद करो, फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का CH3 CH2 OH प्लस S डबल बॉन्ड O Cl। सो इसका लोन पेयर मैंने यहाँ पे अटैक कराया और ये Cl हट गया, CH2O प्लस H S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl और प्लस Cl माइनस। इस बार इसके H प्लस को ये बेस ले जाएगा, पायरेडीन बेस। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पायरेडीन के पास लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इस H प्लस को ले रहा है और ये बॉन्ड इसे टूट गया। तो इस बार Cl माइनस फ्री है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए, और इसके पहले वाली रिएक्शन में Cl माइनस नहीं H प्लस को लिया था। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 CH2O S डबल बॉन्ड O Cl, इतना है, और आपके पास Cl माइनस अभी फ्री है। नाउ अब यहाँ पर ये Cl इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि Cl माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब इस बार क्या होगा, इस बार होगा बैक साइड अटैक, मीन्स Cl माइनस जो फ्री है इसने इस पर बैक साइड अटैक किया और ये ग्रुप ऐसे लीव कर गया। यहाँ पर नेगेटिव आया, देखो CH3 CH2 Cl प्लस O माइनस S डबल बॉन्ड O Cl, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ से निकल गया Cl माइनस, ये बन गया SO2 प्लस Cl माइनस। और ये Cl माइनस जो पायरेडीन को H प्लस मिला है उस H प्लस को लेकर के बना लेगा HCl। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके बिल्कुल सेम है, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। बट
दिस इज SN2 रिएक्शन नाउ। पायरिडीन होने से SN2 हो गई और बिना पायरिडीन की रिएक्शन थी SNI रिएक्शन। ये है इंटरेस्टिंग चीज़ें अबाउट मैकेनिज्म। गरिमा समझ गई इन सब बातों को? यस सर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और भी मैकेनिज्म है लेकिन इतना भी डेप्थ सर? हाँ बोलो। सर आपने इवन रिएक्शन नहीं कराई, वो नहीं कराओगे क्या? जो मैंने एल्काइल हैलाइड पार्ट 6 भेजा है वीडियो, उसमें इवन कराया क्या मैंने? नहीं सर, इवन नहीं कराया। नो सर। अच्छा, उसमें E2 कराया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक सेकेंड। ओके, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं E1 अभी करा दूं, क्योंकि E1 रिएक्शन होती है, मैंने आपको कभी पढ़ाया हो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, याद है हाइड्रोकार्बन में, तो वो E1 होती है। तो या तो E1 मैं सेकेंड चैप्टर में करा दूं एल्कोहल में, क्योंकि इसमें E1 है, या फिर अभी कहो तो मैं अभी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। E1 रिएक्शन पार्ट 2 जो अभी पढ़ाया हूँ, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल में भी E1 रिएक्शन है। ओके, सो कहो तो मैं इसको करा देता हूँ, कोई बात नहीं। सो मैं आप बताता हूँ आपको एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। E1 E2 कराने से हमारा चैप्टर 2 बहुत छोटा हो गया। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इसका NCERT में इसको एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के नाम से नहीं दे रखा है, बट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नेम से दे रखा है चैप्टर 2 में, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। देखो ये क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, H2O, ठीक है। सो पहली रिएक्शन लेते हैं, CH3CH2OH। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो लेते हैं यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, और यू कैन टेक कॉन्सेंट्रेट H3PO4 या एनी अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अल्फा से OH और बीटा से क्या निकल जाता है, H, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर क्यों है वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो अगर इस रिएक्शन में मैकेनिज्म लिखूं, मैकेनिज्म, तो देखो ध्यान से, H2SO4 से क्या मिलेगा, H प्लस आयन, H प्लस आयन एल्कोहल पे अटैक करेगा। तो पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, CH3CH2OH H प्लस। ये H प्लस कहाँ से आया, फ्रॉम H2SO4। इसके पास लोन पेयर है, इसने इस पर अटैक किया, ये बन गया CH3CH2O प्लस H और H। टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए वाटर रिमूव हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे फॉर्म होगा कार्बोकेटायन, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो CH3CH2O प्लस H, इससे आप वाटर को रिमूव कर दीजिए इस तरीके से। तो वाटर रिमूव हुआ तो ये बॉन्ड इधर टूटा, तो प्लस से ख़त्म हो गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो CH3CH2 प्लस कार्बोकेटायन, और ये क्या बन गया, वाटर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, एंड
एल्कीन बनाने के लिए अब यहाँ से हम क्या हटाएंगे, H प्लस आयन। तो इसके बाद क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन। इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब होता है H प्लस का हटना। और H प्लस कैसे हटेगा, जो ये वाटर है ना यहाँ पे रिमूव हुआ, ये वाटर जो बेस है, तो ये यहाँ से H प्लस पिकअप कर लेगा। तो क्या बना, देखो ध्यान से, CH2 प्लस, और इसके H को मैंने यहाँ दिखा दिया जिसे मुझे रिमूव करना है, और इसे कौन ले जाएगा, H2O का लोन पेयर। इधर टूटा मैंने और इस बॉन्ड को इधर तोड़ दिया। वाटर दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो। और इसके बाद ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O प्लस। तो ये H प्लस ले गया, तो यहाँ नेगेटिव आया, डबल बॉन्ड बन गया। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल डिसाइड द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन या रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब इस रिएक्शन का अगर रेट लिखना हो तो बताओ जरा मुझे, इस तीनों स्टेप में स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? सेकेंड। कार्बोकेटायन बना, ये हाँ, ये है आपका RDS स्टेप, RDS इट इज़ अ स्लोवेस्ट स्टेप। तो इसका जब रेट लिखोगे, रेट तो कैसे लिखोगे, रेट बताओ। इसका जब रेट लिखोगे तो रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2O प्लस H। ये तो होगा, यानी कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर के बाद अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन को हम कैसे लिखते हैं, E1 इस तरीके से, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब इस तरीके से ना बच्चों, एलिमिनेशन E और 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज रेट ओनली डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है। अब इसी रिएक्शन में अगर मैं ये अल्कोहल लेता हूँ, CH3CHOH CH3 in presence of concentrate H2SO4, हीट, तो इस बार टेम्परेचर जो है ना अराउंड 100 लेना पड़ता है। टेम्परेचर कम क्यों लेना पड़ रहा है इस बार, क्योंकि इस बार स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो रिहाइड्रेशन फास्ट हो जाएगा। बनेगा क्या, अल्फा से OH और बीटा से H, तो बना दो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार आपको कम हीट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से C, इस पर क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं बच्चों 11th में हाइड्रोकार्बन में, इस पर प्रैक्टिस कराई थी मैंने। और इसको करने के लिए बस केवल वार्म करना पड़ता है, इवन रूम टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज वेरी मच स्टेबल, ये बनेगा। तो इसलिए इसका डिहाइड्रेशन और भी फास्ट हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन जो है वो E1 रिएक्शन है, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कहीं रोल है क्या, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी केवल डिसाइड कर रही है। तो अब इसमें मतलब ये मैंने E1 के एग्जाम बता दिए, एग्जाम पे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने अभी ये 3 बताए हैं। और अगर मैं यहीं पे पूछ लूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। थ्री डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री।
ये होगा डिहाइड्रेशन। तभी देखो 3 डिग्री अल्कोहल को जस्ट वार्म करना पड़ रहा है, 2 डिग्री में 100 डिग्री और 1 डिग्री में 160 टू 170 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा था, इसलिए हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन हुआ। कल्पना आप ठीक है? यस सर। हाँ बेटा, इसमें क्वेश्चन लेकिन बहुत बनते हैं। 4 कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी होता है, तो वो सब चीज़ों में अभी नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सब मैं आपको हाइड्रोकार्बन बता चुका हूँ पहले भी। एनसीईआरटी फिलहाल अभी इतना ही है। अगर आप कहो तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। CH3 CH CH3 CH 2OH concentrate concentrate H2SO4 हीट, क्या बनेगा प्रोडक्ट? आल्दो इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट ना कराओ तब भी प्रोडक्ट सेम आ जाएगा, बट अगर मैकेनिज्म से देखें तो पहले H+ यहाँ पे आता है, वाटर निकल जाता है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको ये कार्बोकेटायन मिलेगा CH2+। फिर इसके बाद आप यहाँ से क्या कर दोगे? हाइड्राइड को शिफ्ट कर दोगे, H- उठ के यहाँ पे आ गया, तो CH3C+ CH3 और CH3। इसके बाद फिर डीप्रोटोनेशन कर दो, तो यहाँ से H+ निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, तो कुछ सही है ना एकदम? हाँ। सो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो कार्बोकेटायन शिफ्ट भी होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दिया और डबल बॉन्ड आ गया। अभी और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर 1 में, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन करोगे तो डाउट निकल के आएंगे, तो उनको पूछोगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सेकेंड चैप्टर। ओके, सो आपको पता है कि जो भी न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके केवल 3 पार्ट मेन होते हैं। एक जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। और फिर इनिशियल में हर चैप्टर में 1 या 2 पेज में, 3 पेज में इन कंपाउंड्स की जो है वो आईयूपीएक नेम और स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा दिए होते हैं, तो पहले कुछ उसी पे क्वेश्चंस करते हैं। एल्कोहल का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+1 एल्काइल, और यहाँ पे क्या लगा दो OH, दिस है एल्कोहल। और ईथर का जनरल फार्मूला हो सकता है CnH2n+1 और यहाँ पर OR, R कैन नॉट बी हाइड्रोजन, ठीक है, एल्काइल, ये ईथर का है। एंड फिनॉल, यू नो, एरोमेटिक फिनॉल्स, सर इस तरह कोई जनरल फार्मूला नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो यू विल गेट CH3OH। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएक नेम। सो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएक नेम।
n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH3OH, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो CH3CH2OH, n की वैल्यू 3 होगी तो क्या आएगा C3H7OH। और इसके फिर फर्दर 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्या क्या बच्चों, CH3CH2CH2OH एंड CH3CHOH और CH3। इसका आईयूपीएक नेम क्या होता है, अल्कोहल को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नेम में, ऑल। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल। और इसके नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल। ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, 1 और 2, पोजिशनल आइसोमर्स है ना, 1 एंड 2 आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये ए है, ये बी है, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। और आइसोमर्स के आपस में अगर ये स्ट्रक्चर, पोजिशनल आइसोमर्स किसका पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे सेकंड में OH है, यहाँ पे फर्स्ट में OH है, तो ये ज़्यादा लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, ये थोड़ा ब्रांचिंग हो गया। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इसलिए अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूँ इनमें तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज़्यादा होगा, और तो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इस तरीके से मैं अगर n की वैल्यू 4 ले लूँ, कॉमन नेम भी पता नहीं इसके, एन प्रोपाइल कोहल, आइसो प्रोपाइल कोहल। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं, n की वैल्यू मैं अगर 4 लेता हूं तो क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H9OH। C4H9OH, इसके कितने अल्कोहल बनेंगे, थ्री, क्योंकि n इक्वल टू 3 के 2 बने थे इसमें, 4। फोर बनेंगे 4, और इन 4 के नाम क्या होंगे, मैं इनको बहुत बार बना चुका हूँ सब। CH3 CH2 CH2 CH2OH एक, CH3 CH2 CH2 यहाँ पर OH और CH3 दूसरा, CH3 CH CH3 CH2OH थर्ड, CH3C CH3 CH3 और OH फोर्थ। कॉमन नेम क्या है इसका, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। जब स्टेट चेंज होती है तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, देखो सेकेंडरी कार्बन पर OH, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा सेक या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे कार्बन प्राइमरी है और एंड जो टेल से सेकेंड पे ब्रांचिंग है, तो इट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और ये क्या आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इनका आईयूपीएक नेम भी बता दो जरा। तो पहले वाले का आईयूपीएक नेम क्या है, ब्यूटेनॉल, और दूसरे का नाम क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। और ये क्या होगा, इसमें लॉन्ग चेन ये हो जाएगी
1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। देखो ये अब इसमें तो हम कितने भी क्वेश्चन कर लें। अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट करता तो CnH2n + 1 और यहाँ पर OH है तो ये क्या बन जाता? C5H11OH। अब बताओ जरा इसमें कितने अल्कोहल बनेंगे? सर 8। 8। देखो हेलो एल्केन्स में मैं बता चुका हूँ, हेलो एल्केन्स में Cl को हटा के OH लगाना है बस आपको, तो 8 बनेंगे। 8 में 3 अल्कोहल ऐसे आएंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? कायल सेंटर। तो वो आप बना के, हाँ वो आप बना के देखोगे। देखो बार बार मैं उन चीज़ों बनाता रहूँगा तो मैं अपना कोर्स कैसे आगे बढ़ाऊँगा। समझ गए ना इस बात को? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ। C7H8O, इसमें नंबर ऑफ फिनॉल्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ फिनॉल्स कितने पॉसिबल हैं? दूसरा, नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कितने पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, नंबर ऑफ फिनॉल्स एंड नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में वो एल्कोहल बनाने हैं जिसमें कि फिनॉल्स, क्या बेटा? 3 फिनॉल होंगे सर। हाँ 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 बिल्कुल। नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब मैं पूछ रहा हूँ एल्कोहल्स विथ बेंजीन रिंग, विथ बेंजीन रिंग, विथ बेंजीन रिंग। तो पहले तो क्या करो, इस कंपाउंड की DU निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या पता चलता है कि कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने रिंग बन सकती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C+1 - M-T / 2। C होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, उसमें 1 जोड़ दो। M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, T फॉर नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 + 1 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने यहाँ पर? हाइड्रोजन 8। मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो या जो केवल एक बॉन्ड बनाते हों। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट होते हैं क्योंकि दे फॉर्म 1 बॉन्ड, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो 8 माइनस ट्राईवैलेंट एटम में कौन आएगा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ पर है नहीं, तो 0 / 2, तो कितना आ गया है? 4। इसकी DU 4 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। और आपको पता है एक डबल बॉन्ड की DU कितनी होती है? 1। और ट्रिपल बॉन्ड की DU कितनी होती है? 2। किसी भी रिंग की DU कितनी होती है? 1। किसी भी रिंग की DU 1 होती है। रिंग में 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ इसमें कितने फिनॉल बनेंगे, तो पहले तो बेंजीन तो बनाना है बेंजीन। और बेंजीन की DU कितनी होती है? एक डबल बॉन्ड की DU 1, 2 की 2, 3 की 3। तो बेंजीन की DU 3 दिख रही है आपको, लेकिन एक रिंग भी है तो 4 हो गई। 3 डबल बॉन्ड और प्लस 1, तो इसकी DU कितनी? 4। और इस कंपाउंड की DU कितनी है? 4। तो DU मैच करके इसके बाद सारे क्या लगाने? सिंगल बॉन्ड से। तो ऊपर लगा दो OH और CH3 यहाँ पर लगा दो। क्यों? टोटल कार्बन कितने हैं? 6 एक साथ। हाइड्रोजन काउंट की जरूरत नहीं है क्योंकि DU सेम रखना है। इसके बाद OH लगा दो, DU 4 हो गई, सारा सिंगल बॉन्ड्स लगाना, यहाँ पे CH3 हो गया। इसके बाद OH यहाँ लगा दो और CH3 यहाँ पे हो गया। पता है इनके नाम क्या होते हैं? इसके कॉमन नेम देखो क्या होता है। जब आर्थो पे CH3 होता है उसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल्स।
या क्रिसॉल्स बोलो, इसका नाम एम क्रिसॉल्स, क्रिसॉल, और इसका नाम होता है पी क्रिसॉल, कॉमन नेम। और आईयूपैक नेम क्या होगा? 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ऐसे कह सकते हो आप। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ये तो पहले का आंसर हो गया क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया 3 फिनॉल फॉस्फेट। मोनोहाइड्रिक को समझते क्या होता है? जिसमें एक OH हो, ये मतलब होता है मोनोहाइड्रिक का, समझे? सो नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स इज, नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का आंसर क्या आएगा? अच्छा, एक और जोड़ दो इसी में, ये वाला कंपाउंड, 4 हो गए, क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है, और 3 तो आपने बना दिए थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो टोटल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कितने हैं? 4, कंटेनिंग बेंजीन रिंग। और नंबर ऑफ फिनॉल कितने हैं? 3। दिस इज नॉट ए फिनॉल, ये फिनॉल नहीं है, और ये दोनों फंक्शनल को आइसोमर्स होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब आप लोग जा सकते हो।